साल 2025 भारत ने 8 महीनों के भीतर वो सब देखा जिसकी चेतावनी वैज्ञानिक पिछले 2 दशकों से देते आ रहे थे। उत्तराखंड और बिहार में विनाशकारी बाढ़, राजस्थान और विदर्भ में जानलेवा हीटवेव और तटीय उड़ीसा व बंगाल में समुद्र के बढ़ते स्तर ने गांव को ले लिया। ये घटनाएं सिर्फ मौसम की गड़बड़ी नहीं है, ये उस गहरे जलवायु संकट का संकेत है जो हमारी ही बनाई विकास की नीतियों और उपभोग की आदतों का नतीजा है। लेकिन मूल सवाल यही है, इन परिवर्तनों की सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? क्या वही लोग जिनके पास सबसे कम संसाधन है? दोस्तों, जलवायु परिवर्तन अब वैज्ञानिक बहस का विषय नहीं रह गया, यह हमारे जीवन की सच्चाई है। संयुक्त राष्ट्र के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC के ताज़ा रिपोर्ट कहती है धरती की औसतन तापमान औद्योगिक क्रांति से अब तक 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। लेकिन दक्षिण एशिया, खासकर भारत, इस बदलाव को और तीव्रता से महसूस कर रहा। क्यों? क्योंकि भारत की भौगोलिक विविधता, हिमालय, बंगाल की खाड़ी, गंगा की विशाल मैदानी क्षेत्र और थार का रेगिस्तान इसे जलवायु झटके के लिए सबसे संवेदनशील बनाती है। भारत के 75 जिले किसी न किसी रूप में जलवायु जोखिम के दायरे में है। इसका मतलब है यह संकट किसी एक हिस्से का नहीं बल्कि पूरे देश की साझा नियति है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले के संतोष साहू एक मछुआरा जिसकी जिंदगी समुद्र से शुरू होती है और अब उससे समुद्र से डर लगने लग गया। वो कहते हैं हर समय पानी थोड़ा अब आगे बढ़ता है, पहले खेत गए फिर घर गए, अब पूरा गाँव ही नक्शे से मिट रहा है। सिर्फ संतोष नहीं बल्कि भारत के तटीय इलाकों में रहने वाले लाखों लोग इसी दहशत में जी रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि इस साल 2025 तक भारत में 3.6 करोड़ लोग समुद्र के बढ़ते स्तर और तटीय क्षेत्र के कारण विस्थापित हो गए। ये संख्या किसी छोटे राज्य की पूरी आबादी के बराबर है। विदर्भ के राजेश किसान का सपना था कि इस बार कपास की फसल अच्छी होगी, लेकिन तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया और मिट्टी ने सारी नमी छोड़ दी। हजारों पौधे जल गए। राजेश कहते हैं मेहनत की लेकिन मौसम ने हमारी पीठ तोड़ दी। कर्ज बढ़ता है और उम्मीद घटती है। भारत में कुल कार्यबल का 42% हिस्सा कृषि पर निर्भर है। ऐसे में मौसम की मार सीधे करोड़ों परिवार की आर्थिक और भोजन की थाली पर पड़ती है। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार एक दशक में भारत के किसानों को क्लाइमेट इंड्यूस्ड लॉसेस की वजह से लगभग $16 अरब से अधिक का नुकसान हुआ है। जो सोचते हैं कि शहर सुरक्षित है वो भूल रहे हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस सिर्फ गाँव की समस्या नहीं, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे शहर पहले ही दुनिया के सबसे संवेदनशील शहरी क्षेत्रों की सूची में है। साल 2025 में दिल्ली ने लगातार 18 दिनों तक हवा में WHO सीमा से 12 गुना अधिक प्रदूषण सहा। उसी दौरान बेमौसम बारिश ने लाखों घरों को ठप कर दिया। जब शहर की सड़कें नाले में बदल गई और सांस लेने भी मुश्किल हो जाता तो साफ दिखता है कि जलवायु संकट की मार अमीर गरीब के पर्व को भी पार कर रही है। लेकिन सबसे पहले झटके झेलते हैं वो लोग जिनके पास सबसे कम सुरक्षा है। ये है भारत के जलवायु संकट के मानवीय चेहरे। समुद्र से जूझते मछुआरे, सूखे खेतों में टूटता किसान, बाढ़ में डूबते शहर का रिक्शा वाला। इनमें एक साझा आवाज है, हमने ये संकट नहीं बनाया लेकिन इनकी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। आने वाले हिस्से में हम देखेंगे कि क्यों ये लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्या हमारी व्यवस्था और विकास मॉडल भी इन ग्रुपों को बढ़ा रहे हैं और क्या कोई रास्ता है जिससे ये लड़ाई आसान हो सके। जब भी कोई आपदा आती है तो सवाल उठता है क्या हमारी व्यवस्था तैयार है, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, आपदा राहत हो या किसानों के लिए वित्तीय मदद। भारत की व्यवस्थाएं अक्सर समय और पर्याप्त ढंग से काम नहीं कर पाती। लेकिन क्यों? उत्तर हमें प्रणालीगत विफलताओं और गहरी सामाजिक असमानताओं में छिपा मिलता है। भारत के ग्रामीण इलाकों में पहले ही स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2024 के अनुसार भारत में प्रति 10,000 लोगों पर केवल 8 डॉक्टर हैं।
जबकि WHO का मानक कम से कम 22 डॉक्टर होने का है। जब बाढ़ या हीट वेव जैसी आपदाएं आती है तो सबसे पहले ग्रामीण क्लिनिक बंद हो जाते हैं, दवाइयों की सप्लाई रुक जाती है और दूर दराज के मरीज सप्ताहों तक मदद से वंचित रहते हैं। साल 2025 की उत्तर भारत बाढ़ के दौरान बिहार के दरभंगा जिले में 40 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र 15 दिनों तक पानी में डूबते रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि हैजा, डेंगू और पानी जनित बीमारियों से हजारों लोग प्रभावित हुए। यानी जलवायु संकट सिर्फ आपदा नहीं, यह मौजूदा स्वास्थ्य खामियों को उजागर और कई गुना बढ़ा देता है। हीट वेव या बाढ़ से जब फसल पूरी तरह तबाह हो जाती है तो सैद्धांतिक रूप से किसान फसल बीमा योजनाओं से मुआवजा पा सकते हैं, लेकिन हकीकत अलग है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि 2022 से 2023 में खरीफ और रबी सीजन में बीमा कवर लेने वाले किसानों में से केवल 38% उस समय पर मुआवजा मिला और जिनको मिला उनमें से भी अधिकांश को पूरी राशि नहीं मिली। कारण जटिल समस्याएं, मैदानी स्तर पर भ्रष्टाचार और बिचौलियों का दबाव। विदर्भ का किसान राजेश, जिसकी कहानी हमने पिछले हिस्से में देखी, बताता है कि बीमा लेने के बाद भी हमें महीनों तक सिर्फ अनुशासन मिलता है, पैसे नहीं। तब तक कर्ज और ब्याज का बोझ हमें कर्ज मुक्त होने का रास्ता ही बंद कर देता है। यानी जलवायु बदलाव की मार में किसान दोहरी मार झेलता है, मौसम की मार और व्यवस्था की लापरवाही। भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लागू है, जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बने हैं, लेकिन जब बाढ़ या चक्रवात आता है तब ये संस्थाएं अक्सर कागजी साबित होती है। साल 2025 की असम बाढ़ में हमें यह भी नजारा देखने को मिला। 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, लेकिन कई राहत शिविरों तक खाना और पीने का पानी पहुंचने में 6 दिन से अधिक लग गए। इस देरी की वजह से सैकड़ों परिवारों को मवेशियों और बच्चों के एक साथ खुले आसमान के नीचे रहना पड़ा। ये नाकामी दिखाती है कि वित्तीय बजट और कागजी योजनाओं के बावजूद जमीनी क्षमता अब भी बेहद कमजोर है। भारत का मौजूदा संकट अचानक पैदा नहीं हुआ, इसके बीच हमारे ऐतिहासिक विकास मॉडल में छिपे हैं। पिछले 70 सालों में हमने तीव्र औद्योगिकरण, खनन और वन कटाई के नाम पर लाखों परिवारों को विस्थापित किया। इससे अधिक नुकसान उठाने पड़े आदिवासी और ग्रामीण समुदायों को। उदाहरण के लिए झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को खनन ने सबसे ज्यादा कमजोर बना दिया। न जंगल बचे, न जल स्रोत। अब जब जलवायु आपदा का प्रहार होता है तो इनके पास न सुरक्षा है न संसाधन। यानी जलवायु संकट केवल प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि वर्षों की विकास असमानताओं का परिणाम है। इसे समझे बिना कोई समाधान संभव नहीं है। दोस्तों, हम देख चुके हैं कि जलवायु संकट का असली बोझ उन्हीं कंधों पर है जिनके पास सबसे कम साधन है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, राहत की देरी, बीमा प्रणाली की खामियां और ऐतिहासिक विकास मॉडल की अन्यायपूर्ण विरासत है। ये सब मिलकर उन संकट को और गहरा बना देते हैं, जिससे प्राकृतिक कहना आसान है लेकिन असल में यह इंसानी विफलताओं का नतीजा है। अब सवाल उठता है, क्या इस अंधेरे में कोई रोशनी भी है? क्या स्थानीय समुदाय और विज्ञान मिलकर कुछ नया रास्ता बना रहे हैं? इसी खोज में हम बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर। जहाँ टूटन होती है वहीं से उम्मीद की किरण भी निकलती है। भारत के गांव, कस्बे और छोटे समुदाय सिर्फ पीड़ित नहीं, वे समाधान का रास्ता भी खोज रहे हैं। ये पहल में हमें सिखाते हैं कि लचीलापन सिर्फ तकनीक से नहीं बल्कि परंपरा और समुदाय की शक्ति से भी आता है। बिहार के समस्तीपुर के किसान महिलाएं अब बीज बैंक बन चुकी हैं। ये बैंक पारंपरिक किस्मों के बीज संरक्षित रखते हैं जो कम पानी और कठिन मौसम में भी उग सकते हैं। विज्ञान कहता है मिलेट्स जैसे पारंपरिक फसलें, बाजरा और ज्वार सिर्फ कम पानी में नहीं उगती बल्कि पोषण में भी गेहूं धान से बेहतर हैं। इसलिए जलवायु संकट से निपटने में श्री अन्न क्रांति न सिर्फ किसानों की मदद कर रही है बल्कि भारत की खाद्य सुरक्षा को टिकाऊ बना रही है। कर्नाटक के कोलार जिले के किसान अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पारंपरिक तालाबों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। इसका असर यह हुआ कि सूखा प्रबल इलाके में भी खेती की सिंचाई संभव हो गई। उड़ीसा जिसे कभी साइक्लोन कैपिटल कहा जाता था अब पूरी दुनिया के लिए पेड़ बन गया है। 1999 का सुपर साइक्लोन जब आया तो 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन 2019 में फनी जैसे चक्रवात में मौतों की संख्या 100 से भी कम रही। कैसे? सीक्रेट है ईयरली वार्निंग सिस्टम और कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस से आज उड़ीसा में गांव-गांव तक मोबाइल मैसेज और लोकल रेडियोस के जरिए अलर्ट पहुंचाते हैं। प्रशासन और स्थानीय समुदाय मिलकर लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। ये दिखाता है कि जब टेक्नोलॉजी और समुदाय की साझेदारी होती है तो आपदा में भी जीवन बचना संभव है। गुजरात के कच्छ इलाके में महिलाएं मिलकर सौर सहकारी समिति चला रही हैं।
यहाँ हर घर की छत पर लगे सोलर पैनल सिर्फ बिजली का इंतजाम नहीं करते बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर परिवारों की आय भी देते हैं। आज ये महिलाएं न सिर्फ अपने गांव को स्वावलंबी बना रही हैं बल्कि साबित कर रही हैं कि सस्टेनेबिलिटी का रास्ता आर्थिक सशक्तिकरण से भी हो सकता है। इसी तरह लद्दाख में छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट और सौर हीटर लोगों को -20 डिग्री तापमान में भी टिकाऊ ऊर्जा मुहैया करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड के अनेक आदिवासी समुदाय सदियों से जंगल और मौसम के साथ तालमेल से रहते आए हैं। वो जानते हैं कि किस पौधे की जड़ सूखे में पानी रोक सकती है, किस बीज की किस्म गर्मी में भी टिक सकती है। अब कई वैज्ञानिक संस्थान इस समुदायों से साझेदारी कर इस ज्ञान को आधुनिक सोच के साथ जोड़ रहे हैं। नतीजा कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट और एग्रो फॉरेस्ट्री जैसी परियोजनाएं, इनसे न सिर्फ जैव विविधता बच रही बल्कि जलवायु लचीलापन भी बन रहा है। केरल में 2018 की बाढ़ के बाद मछुआरों को कोस्ट गार्ड ऑफ केरल कहा गया, कारण उन्होंने अपनी नावों से हजारों लोगों को बचाया। राज्य सरकार ने इन्हीं मछुआरों, वैज्ञानिकों और आपदा प्रबंधन टीम के बीच स्थायी साझेदारी बना दी है। यह साझेदारी दिखाती है कि हर व्यक्ति, हर समुदाय इस संकट से लड़ने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसी तरह नागालैंड के गांव में कम्युनिटी सीड एक्सचेंज और मेघालय में स्प्रिंग सेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जलवायु संकट से निपटने की नई मिसालें हैं। दोस्तों, भारत की धरती पर पनपता यह स्थानीय लचीलापन हमें याद दिलाता है कि संकट कितना भी बड़ा हो, समाधान हमेशा जमीन से ही निकलता है। गाँव का बीज बैंक, तटीय चेतावनी प्रणाली, महिलाओं की सौर सहकारी समिति, जंगल बचाते आदिवासी, ये सब मिलकर हमें बताते हैं कि भविष्य सिर्फ शहरी प्रयोगशाला से नहीं बल्कि स्थानीय कोशिशों से सुधरेगा। लेकिन इन कोशिशों को पर्याप्त सहारा तभी मिल सकता है जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कदम उठाए जाएं, क्योंकि अकेला गांव लड़ सकता है पर जीत तभी संभव है जब व्यवस्था भी साथ खड़ी हो। दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर। दोस्तों, हमने देखा कि जलवायु संकट भारत को किस हद तक प्रभावित कर रहा है। हमने यह भी जाना कि सबसे ज्यादा मार उन पर पड़ रही है जिनके पास सुरक्षा का साधन सबसे कम है। लेकिन इस कहानी का अंत निराशा में नहीं होता, क्योंकि बदलाव की संभावना हमेशा मौजूद है, बशर्ते हम एकजुट होकर ठोस कदम उठाएं। भारत ने पेरिस समझौते में 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, लेकिन जब संकट आज चल रहा है तो हमें सिर्फ दशकों बाद का वादा नहीं बल्कि तुरंत बदलाव की जरूरत है। हमें कोयले और जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भरता कम करनी होगी। आज भी भारत की 70% बिजली कोयले से आती है। नवीनीकरण ऊर्जा, सौर और पवन ऊर्जा का हिस्सा अभी लगभग 27% है, जिसे 2030 तक दोगुना करना होगा। किसानों के लिए बीमा योजना को केवल कागज पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर सरल और पारदर्शी बनाना होगा। हर राज्य में क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाए गए हैं, लेकिन उनकी कार्यान्वयन क्षमता बेहद कमजोर है। इन्हें बजट और निगरानी दोनों में मजबूत करना आवश्यक है। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज भारत के अकेले का नहीं है, यह वैश्विक संकट है। संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों को 2030 तक जलवायु अनुकूलन और नुकसान से निपटने के लिए हर साल अरब डॉलर से अधिक की आवश्यकता होगी। लेकिन हकीकत यह है कि अब तक विकसित देशों ने वादे के मुकाबले बहुत कम योगदान किया। भारत जैसे देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सिर्फ दान नहीं बल्कि न्याय है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए विकसित देश कहीं अधिक जिम्मेदार हैं। हमें जरूरत है ग्रीन क्लाइमेट फंड के विस्तार की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और स्थानीय स्तर पर सीधे पहुंचने वाली वित्तीय सहायता की। लेकिन बदलाव सिर्फ सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से नहीं आएगा। इस संकट में हर नागरिक की भूमिका जरूरी है। हम अपने जीवन में ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा अपनाना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाना, पानी और भोजन की बर्बादी कम करना, स्थानीय किसानों और टिकाऊ उत्पादों का समर्थन करना और सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव के लिए सामूहिक आवाज उठाना, क्योंकि केवल आदतों को बदलना नहीं बल्कि प्रणाली को बदलना ही असली जलवायु न्याय की दिशा है। भारत का जलवायु संकट एक सच्चाई है, लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई है हमारी क्षमता। हमारे पास परंपरागत ज्ञान, आधुनिक विज्ञान और युवा जनसंख्या की ताकत है। यदि सरकारें, संगठन और आम लोग साथ मिले तो हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हर गांव बाढ़ से लड़ने में सक्षम हो, हर किसान अपनी फसल जलवायु के अनुकूल बो सके और हर शहर स्वच्छ हवा ले सके। हमें याद रखना होगा, जलवायु संकट सीमाओं से परे है, इसकी लड़ाई भी सीमाओं से परे ही लड़ी जाएगी। यह केवल पर्यावरण का संकट नहीं बल्कि न्याय का सवाल है, और इस न्याय की मिसाल हम भारत से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम जिस राह पर खड़े हैं वह कठिन है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब समाज एकजुट होता है तो असंभव को भी संभव बना लेता है। जलवायु संकट की लड़ाई भी हमारी सामूहिक परीक्षा है।
क्या हम खामोश रहेंगे या आवाज उठाएंगे? क्या हम सिर्फ देखेंगे या बदलाव का हिस्सा बनेंगे? आइए इस बार दर्शक नहीं बल्कि बदलाव की कहानी का हिस्सा बने, ताकि आने वाली पीढ़ियां पूछे उन्होंने संकट को देखा था और उन्होंने मिलकर उसका हल निकाला था। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।